नमस्कार बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लघु बीजाणु जनन। बच्चों आज ये टॉपिक आपको ऐसा पढ़ा देंगे ना, ये टॉपिक आप जब लेक्चर आप छोड़ के जाएंगे ना तो आप भूलना भी चाहेंगे तब भी भूल नहीं पाएंगे। चलिए चेक कर देखते हैं क्या है टॉपिक का नाम हमारा है लघु बीजाणु जनन। अगर बच्चों हम यहाँ पे लघु बीजाणु जनन को क्या करें, ब्रेक करें, वर्ड को तोड़ें तो यहाँ बनेगा कितना वर्ड, दो, एक बनेगा लघु बीजाणु और एक क्या बनेगा जनन। हमने कहा अगर लघु बीजाणु जनन को हम क्या करें, वर्ड को ब्रेक करें तो यहाँ वर्ड बनेगा दो, एक बनेगा लघु बीजाणु और एक क्या बनेगा जनन। कितना क्लियर है, नहीं क्लियर है। अब लघु बीजाणु को एक वर्ड और कहते हैं, इसे बोलते हैं परागकण भी बोलते हैं। बच्चों का बोलते हैं परागकण। जहाँ लघु बीजाणु को परागकण बोलना, जहाँ लघु बीजाणु बोलना, दोनों बात एक है। खत्म करें। अब जन्म से क्या होता है, उत्पन्न करना। जन्म से क्या होता है, उत्पन्न करना। तो परिभाषा भी बन गई ऐसे ही कि लघु बीजाणुओं या परागकणों को उत्पन्न करने की क्रिया को कहते क्या है, लघु बीजाणु जनन। कहेंगे क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। खत्म करें। लघु बीजाणु जनन खत्म हुआ कि नहीं हुआ, पूछा जाएगा कि लघु बीजाणु जनन किसे बोलोगे, तो बोलोगे कि परागकणों को या लघु बीजाणुओं को उत्पन्न करने की क्रिया को कहते क्या है, लघु बीजाणु जनन। खत्म करें। अब यहाँ वर्ड आया कि सर ये बताइए कि लघु बीजाणु और या परागकण उत्पन्न कहाँ होता है, बनता कहाँ है। तो बच्चों ये बनता कहाँ है, ये बनता है परागकोशों में। कहाँ बनता है बच्चों, परागकोशों में। और ये बताओ परागकोश आपको पहले पढ़ाया गया था कि परागकोश कहाँ पाया जाता है, किसका भाग होता है परागकोश। जो परागकोश होते बताए थे आपको, ये भाग होता है किसका, पुंकेसर का। पढ़ाए नहीं पढ़ाए थे। तो आओ बनाते हैं संरचना किस पहले, पुंकेसर की। अगर हम बनाए यहाँ क्या पुंकेसर, तो ये वाला भाग पुंकेसर का, ये वाला भाग पर जो पतला संरचना होती है, पतली रेशम में संरचना होती है, उसे बोलते क्या हो, पुतंतु। पढ़ाया गया था पहले, इसके पहले इसके पहले वाले में पढ़ाया गया है। और इसके ऊपर एक होता क्या है, उभार। इसके ऊपर होता क्या है, एक छोटा सा उभार। उसे क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। उसे बोलते क्या है, परागकोश। पढ़ाया गया है। इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे परागकोश। परागकोश पढ़ाए थे, बताओ। और ये संरचना पूरी किसकी है, ये संरचना है किसकी, पुंकेसर की। पढ़ा चुके हैं। जो पुंकेसर होता है वो पुष्प का नरजन अंग होता है। और पुंकेसर में कितने भाग, दो, एक होता है क्या है, पुतंतु, और एक क्या होता है, परागकोश। क्लियर है। परागकोश क्या होता है बता चुके हैं कि पुंकेसर का पुतंतु के ऊपरी सिरे पर जो होता है क्या है, फूली हुई या उभरी क्या संरचना होती है, उसे बोलते क्या है, परागकोश। कहेगा पुतंतु किसे कहेंगे, तो बोलोगे कि प्रत्येक पुंकेसर का निचला भाग जो कि पतली धागे में क्या संरचना होती है, उसे बोलते क्या हो, पुतंतु। पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया था। अब हमने कहा जो परागकण है वो कहाँ बनेगा, परागकोशों में। जो परागकण है वह कहाँ बनेगा, परागकोशों में। तो हम चेक कर लें कि परागकोश की आंतरिक संरचना कैसी कैसी होगी। किसी परागकोश की आंतरिक संरचना, उसकी बनावट अंदर से कैसे कैसी होगी। तो हेडिंग आप लोग लगाइएगा परागकोश की आंतरिक संरचना, या लगाइएगा लघु बीजाणु जनन की क्रियाविधि कि लघु बीजाणुओं को हम कैसे उत्पन्न करेंगे। किसी परागकोश में हम परागकणों को कैसे कैसे उत्पन्न करेंगे, अभी इसमें चेक कर लेंगे हम। चलो हेडिंग आपको लगाना क्या है, परागकणों की क्रियाविधि, परागकोश की आंतरिक संरचना या लघु बीजाणु जनन की क्रिया विधि। लघु बीजाणु जनन परागकोश में कैसे बनेगा। चलिए आइए देखते हैं। हमने कहा बच्चों बताओ ये क्या था, ये आपका था, ये आपका क्या है, ये है परागकोश। अगर हम परागकोश काट दें इसे बीचों बीच, अगर आप ऐसे काटते हो, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ। तो यदि हम परागकोश को, किसी परागकोश को अनुप्रस्थ काट देते हैं, तो अनुप्रस्थ काटोगे तो इसके कितने भाग बन जाएगा, दो, एक बनेगा ये, एक बनेगा ये। जो यही वाला भाग है इसे दिखा कर दिए हैं, जूम करके दिखाना, इसे दिखा दो, इसे बनेगा, इसे कुछ है। ये कौन भाग बनाया है, निचला भाग। ये कौन भाग बनाया है, हम निचला भाग। खत्म करें। बताओ अब जब परागकोश को देखोगे, अब सुनो, जब परागकोश शुरू में परागकोश एक एक बन नहीं जाएगा कि फूल बनेगा तुरंत बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। परागकोश कुछ विकास करेगा नहीं करेगा। तो जब परागकोश तरुणावस्था में होता है, चाहे बोलना तरुणावस्था, ऐसे बोलते हैं कौन सी अवस्था, युवावस्था। अर्थात जब परागकोश में विकास हो रहा होता है, तो हम देखते हैं इसके अंदर, तो परागकोश के अंदर विभाज्य ऊतकी कोशिकाएं, ये सब जितनी कोशिकाएं अंदर, ये कौन कोशिकाएं हैं, विभाज्य ऊतकी कोशिकाएं। बताओ विभाज्य ऊतकी कोशिकाएं हर जगह है नहीं है। तो बोलोगे जब कोई परागकोश अपनी तरुणावस्था में होता है या उसमें विकास हो रहा होता है या वह युवावस्था में होता है, तो उसके भीतर विभाज्य ऊतकी कोशिकाएं एक समान रूप से क्या होती, फैली होती हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है। और परागकोश के चारों तरफ एक मिलती है क्या, त्वचा, एक मिलता क्या है, अस्तर। उसका नाम क्या है, बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस नामक लेयर।
बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस नामक लेयर। यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो हमने कहा परागकोश के भीतर कौन सी कोशिकाएं होती हैं? विभाज ऊतक की कोशिकाएं, अर्थात परागकोश के भीतर विभाज ऊतक की कोशिकाएं एक समान रूप से पूरे परागकोश में क्या होती, फैली होती हैं। और परागकोश के बाहर कौन सा अस्तर होता है? बाह्य त्वचा, या बोलना है एपिडर्मिस नामक क्या होता है, अस्तर होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब सुनो, जो बाह्य त्वचा होता है, एपिडर्मिस नामक लेयर होता है, इसके नीचे मिलती है हाइपोडर्मिस नामक लेयर, या बोलना हाइपोडर्मिस नामक अस्तर। कोई दिक्कत है? तो यहाँ बोलेंगे कि बाह्य त्वचा के नीचे हाइपोडर्मिस नामक लेयर या हाइपोडर्मिस नामक कोशिकाएं क्या करती हैं, पाई जाती हैं। इसकी हिंदी क्या होती है? अधस्थ त्वचा। क्या होती है? अधस्थ त्वचा। अब क्या होता है, जो देखो, अब परागकोश के चारों कोनों पे हमने कहा पहले कौन मिला? बाह्य त्वचा। अब बाह्य त्वचा के नीचे कौन लेयर मिला? हाइपोडर्मिस। या कौन सा कोशिका मिला? हाइपोडर्मिस। या बोलना कौन सा? अधस्थ त्वचा। अब अधस्थ त्वचा क्या है? बहुत सारी हैं। इसमें अधस्थ त्वचा जो है वो क्या है? बहुत सारी हैं। है कि नहीं? बता पहले, ये चीज़ है। अधस्थ त्वचा क्या है? बहुत सारी हैं। इतना क्लियर नहीं हुआ? अब बहुत सारी अधस्थ त्वचा में से कुछ अधस्थ त्वचा या बहुत सारी हाइपोडर्मिस नामक लेयर में से कुछ जो कोशिकाएं होती हैं, हाइपोडर्मिस कोशिकाएं होती हैं, कुछ जो हाइपोडर्मिस क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं, उनका आकार अन्य कोशिकाओं की तुलना में क्या होता है? बड़ा। उनका आकार अन्य कोशिकाओं की तुलना में आगे चलकर क्या हो जाता है? बड़ा। तो आगे जब चलेंगी ये, तो जो हाइपोडर्मिस है, इनमें से कुछ कोशिकाओं का आकार परागकोश के चारों कोनों पर अन्य कोशिकाओं की तुलना में क्या हो जाता है? बड़ा। क्या होता है? बड़ा। कोई दिक्कत है? तब ऐसी कोशिकाओं को हम बोलते हैं प्रपस्व कोशिका। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रपस्व कोशिका। इसे बोलते हैं पैराइटल सेल। क्या बोलेंगे? पैराइटल सेल। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब इस कोशिका इसकी क्या प्रॉपर्टी है? जो प्रपस्व कोशिका है या पैराइटल सेल है, इसका जो क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। तो हमने कहा प्रपस्व कोशिका का जो क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। वह होता है क्या? सघन। का होता है? सघन पर उसमें घनापन क्या होता है? ज़्यादा। उसमें गाढ़ापन क्या होता है? ज़्यादा। तो प्रपस्व कोशिका का जो क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है, वह होता है सघन। और इसका केंद्रक जो होता है, इसका जो क्या होता है? केंद्रक होता है, वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। खत्म करें? चलिए बोलो। तो हमने कहा कि प्रपस्व कोशिका है, उसका क्या जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य होता क्या है? अत्यधिक सघन, और इसका केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब क्या होगा? जो प्रपस्व कोशिका होती है बच्चों, परागकोशों के चारों कोनों पर जो प्रपस्व कोशिका होती है, वह कर लेती है समसूत्री विभाजन। क्या करती है बच्चों? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन करके दो कोशिकाओं का क्या करती है? निर्माण करती है। दो प्रकार की कोशिकाओं का क्या करती है? निर्माण करती है। इसके अंदर की तरफ बनाती है पहली कोशिका, उसका नाम है प्राथमिक भित्ति कोशिका। इसे बोलेंगे प्राइमरी पैराइटल सेल। अब कहाँ बनेगा ये? अंदर की तरफ। कहाँ बनेगा? अंदर की तरफ। चारों कोनों बन जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो बताओ बच्चों, ये वाली कोशिका क्या है? इस कोशिका का नाम क्या है? PPC, प्राइमरी पैराइटल सेल। खत्म करें? और इसके बाहर की तरफ बनाती है कौन सी कोशिका? दूसरी वाली कोशिका। इसका नाम है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, इसे बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। खत्म करें? क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये कहाँ बनेगा? बाहर की तरफ। बना दो लो। तो इस कोशिका का नाम क्या है? इस कोशिका का नाम है PSC। का नाम है बच्चों? PSC। बोलते क्या इसे हैं? इसे बोल देंगे हम क्या? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। यहाँ तो कोई दिक्कत? ले बोलो। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि जो प्रपस्व कोशिका है वो आगे चलकर करती क्या है? समसूत्री विभाजन। क्या करेगी? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन करके दो प्रकार की कोशिकाओं का क्या करती है? निर्माण करती है। पहला बन जाएगा प्राथमिक भित्ति कोशिका, बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल। एक बनती है कहाँ? अंदर की तरफ। और दूसरा बनाती है एक बाहर की तरफ बनाती है, उसे बोलते क्या है? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। बोलते क्या है? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब क्या होगा? प्राथमिक कोशिका जो भित्ति होती है, प्राथमिक जो भित्ति कोशिका होती है, या इसमें तो होगा विभाजन। इसमें आया तो क्या होगा? विभाजन। अगर विभाजन होता है तो बनता कहाँ? अस्तर। तो प्राथमिक भित्ति कोशिका में पहली बात तो विभाजन होगा ही नहीं, या विभाजन होगा या नहीं होगा। अगर विभाजन ना हुआ तो ऐसे ही पड़ी रहती है।
हमने कहा प्राथमिक भित्ति कोशिका जो है PPC, प्राइमरी पैराइटल सेल, इसमें अगर विभाजन ना हुआ तो ये ऐसे पड़ी रहेगी। अगर विभाजन होता है तो यह बनाती है 3 से लेकर 5 अस्तर। अगर इसमें विभाजन होता है तो यह बनाती है 3 से लेकर कितने अस्तर, 5 अस्तरों का क्या करती है, निर्माण करती है। इसका नाम लिख देते हैं हम। इसमें 3 अस्तर कौन कौन से होंगे? पहला स्तर यहाँ हो जाएगा आपका अंतःस्थिसीयम। इसकी संख्या बनेगी बच्चों 1। दूसरा आपका बन जाएगा मध्य अस्तर। क्या बनेगा बच्चों? मध्य अस्तर। इसकी संख्या बनेगी 1 से लेकर 3। तीसरा बच्चों बन जाएगा टेपिटम। पहला, दूसरा, तीसरा का नाम क्या है? टेपिटम। इसकी संख्या कितनी होगी? 1। इस संख्या कितनी होगी? 1। खत्म करें, एक लोग नहीं होगा। हमने कहा प्राथमिक भित्ति कोशिका में यह विभाजन होगा ही नहीं। यदि विभाजन होता है तो वह 3 से लेकर 5 अस्तरों का क्या करती है, निर्माण करती है। इसमें पहले स्तर का नाम का है अंतःस्थिसीयम। इसकी संख्या कितनी बनेगी? 1। दूसरे स्तर का नाम का है मध्य अस्तर। इसकी संख्या कितनी होगी? 1 से लेकर 3। तीसरे स्तर का नाम का है टेपिटम। इसकी संख्या कितनी होगी? 1। खत्म करें। अगर हम मिनिमम अस्तरों की संख्या जोड़ें तो कितना बनेगा? 1, 2, 3। तो मिनिमम कितना बना? 3। अगर लें मैक्सिमम तो 1 तो यहाँ है ही, 1 और 3 1 4, 4 1 कितना? 5। तो बनाना है यहाँ पर 3 से कितना अस्तर? 5 अस्तर। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब आओ, ये तो खत्म हो गया। ये तो हमने कहा अगर इसमें विभाजन होगा तो कितना? 3 से लेकर 5 अस्तरों का निर्माण करेगी। अगर विभाजन ना हुआ तो फिर कुछ होगा ही नहीं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ो। अब आगे कौन सी कोशिका है? PSC। आगे हमने कहा कौन सी कोशिका है? PSC। जो प्राइमरी प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका है। जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका है मतलब PSC है, ये भी करती क्या है? ये करती है समसूत्री विभाजन। क्या करेगी? समसूत्री विभाजन। जब करेगी समसूत्री विभाजन तो ये बनाएगी लघु बीजाणु कोशिका, या बोल सकते हो लघु बीजाणु जनन मातृकोशिका या लघु बीजाणु मातृकोशिका। खत्म करें। हमने कहा PSC करती क्या है? समसूत्री विभाजन। और PSC समसूत्री विभाजन करके बनाती क्या है? लघु बीजाणु मातृकोशिका। अब जब लघु बीजाणु मातृकोशिका है, ये भी करती क्या है? ये करती है अर्धसूत्री विभाजन। क्या करेगी? अर्धसूत्री विभाजन। और ये अर्धसूत्री विभाजन करके बनाती है लघु बीजाणु चतुष्क। क्या बनाएगी बच्चों? लघु बीजाणु चतुष्क। और इन्हीं चतुष्कों में जो लघु बीजाणु हैं वो क्या होते हैं? रहते हैं। इन चतुष्कों में जो लघु बीजाणु हैं वो क्या करते हैं? रहते हैं। अब आ जाओ, इन सब का देख लो पोजीशन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ। पहले हमने क्या कहा? हमने कहा कि जब कोई परागकोश को हम कैसे काटते हैं? अनुप्रस्थ। तो जब कोई परागकोश विकास कर रहा होता है या अपनी होता है तरुणावस्था में, तो उसके आंतरिक भाग का निर्माण विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं से मिलकर हुआ होता है। अर्थात विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं पूरे परागकोश में एक समान रूप से क्या होती? फैली होती हैं। और इसके चारों तरफ बाह्य त्वचा नामक अस्तर क्या होता है? आवृत होता है, घिरा हुआ होता है। अब बोलोगे बाह्य त्वचा के नीचे एक मिलता है, कौन है? आधा अस्तर या वो अधस्थ त्वचा। कौन सी त्वचा? अधस्थ त्वचा, या बोल सकते हो अधस्थ त्वचा या हाइपोडर्मिस। क्लियर है? अब जो हाइपोडर्मिस होता है वह परागकोशों के चारों कोनों पर इन कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाओं का आकार क्या होता है? अन्य कोशिकाओं की तुलना में क्या होता है? बड़ा। हमने कहा हाइपोडर्मिस कि कुछ कोशिकाओं का आकार अन्य कोशिकाओं की तुलना में क्या होता है? बड़ा। और इन कोशिकाओं को बोलते क्या है? पर्पस कोशिका। क्या बोलेंगे? पर्पस कोशिका बोलते हैं। पैराइटल सेल बोलोगे। पैराइटल सेल का जो क्या होता है? जीवद्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य होता है, वह होता है सघन। और इसका जो क्या होता है? कोशिका क्या होता है? केंद्रक होता है। वह स्पष्ट रूप से क्या करता है? दिखाई देता है। ना तो कोई दिक्कत। अब जो पर्पस कोशिका है ये बन गई कौन सी? पर्पस कोशिका बन गई ना। अब जो पर्पस कोशिका होता है यह आगे चलकर करती क्या है? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन करके 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। एक बनाती है भीतर की तरफ, जिसका नाम क्या होता है? प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राइमरी पैराइटल सेल। और एक बनाती है कौन सा? बाहर की तरफ बनाती कौन है? प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बोलते क्या है? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होता। अंदर की तरफ कौन बनेगा? प्राइमरी पैराइटल सेल। और बाहर तरफ कौन बनेगा? प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। अब क्या होगा? जो PPC है, प्राइमरी पैराइटल सेल है, उसमें या तो विभाजन नहीं होगा। अगर विभाजन ना हुआ तो ऐसे पड़ी रहेगी। और या तो क्या होगा? विभाजन होगा। अगर PPC में, प्राइमरी पैराइटल सेल में होता है क्या विभाजन, तो वह 3 से लेकर 5 अस्तरों का निर्माण करती है। यहाँ चेक कर लो। ये एक अस्तर कौन हो गया? बाहर वाला।
ये बाहर वाला 1 अस्तर, 2 अस्तर, 3 अस्तर। तो हमने कहा कि कौन सा पीपीसी कर्तिका है विभाजन, तो उस वह 3 से लेकर कितने अस्तर 5 स्तरों का कर्तिका निर्माण करती है। इसका जो पहला स्तर है उसका नाम क्या होता है, अंतःस्थितियम का नाम होता है अंतःस्थितियम, इंग्लिश कहते हैं इंडोथिसियम। इंडोथिसियम इसकी संख्या कितनी होती है 1। इसका जो मध्य स्तर होता है इस दूसरा क्या होता है मध्य स्तर। पहला वाला हो गया ये वाला, पहला वाला कौन हो गया अंतःस्थितियम, दूसरा हो गया मध्य स्तर लाल वाला, और तीसरा वाला कौन हो गया टेपिटम। खत्म करें तो पहला स्तर अंतःस्थितियम संख्या कितनी 1, दूसरा कौन होता है मध्य स्तर संख्या कितनी 1 से लेकर 3, तीसरा कौन सा टेपिटम संख्या कितनी 1। अगर जोड़े मिनिमम तो 1 1 1 कितना आएगा 3, अगर जोड़े मैक्सिमम तो 1 3 3 1 4 4 1 कितना आएगा 5। तो यह 3 से लेकर कितने स्तर 5 स्तरों का कर्तिका का निर्माण करती है। यहाँ तक खत्म करें तो बताओ कौन सा पीपीसी खत्म हुआ कि नहीं हुआ, खत्म हुआ। अब जो ये 3 स्तर हैं अंतःस्थितियम, मध्य स्तर और टेपिटम, ये है पराग कोश का, यह पराग कोश की भित्तिका, पराग कोश की भित्तिका कर्तिका निर्माण करते हैं। भित्ति मतलब होता है क्या दीवार। तो हमने कहा 3 स्तर होते हैं, या पराग कोश भित्तिका कर्तिका निर्माण करते हैं। अगला आ जाओ, अब कौन सा आओगे, अब आओगे प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका, जो प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका होती है वो भी करतिका है समसूत्री विभाजन, वो भी क्या करती है समसूत्री विभाजन, ये करेगी समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन करके बनाती है लघु बीजाणु मातृ कोशिका। बच्चों का बनाएगी लघु बीजाणु मातृ कोशिका। यहाँ देखो अंदर ये बना है लघु बीजाणु मातृ कोशिका, ये क्या बना है लघु बीजाणु मातृ कोशिका। बनाएगा ना गोलाकार का, अंदर तो बन गया, अंदर कौन बन गया 3 स्तर। अंदर जो बना है नीला लाल और ब्लैक, ये कौन बना 3 स्तर, ये कौन बना है पीपीसी। ये 3 स्तर कौन बना है पीपीसी बनाया ना। संख्या कितनी बनेगी 3 से लेकर 5, 3 से लेकर 5। और इन स्तरों का कार्य क्या है, तो इन्हें बनाएंगे पराग कोश की भित्ति। बनाते क्या है पराग कोश की भित्ति करते क्या निर्माण करते हैं, भित्ति बनाने करते हैं, सहायता करते हैं। अब आ जाओ, अब हमने कहा कौन सी है, अब आपकी है कौन सा पीएससी प्राइमरी स्पोजिनस सेल। अब ये करती क्या है समसूत्री विभाजन का करेगी, समसूत्री विभाजन यही वाली करती क्या है समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन करके समसूत्री विभाजन करके बनाती क्या है लघु बीजाणु मातृ कोशिका। लघु बीजाणु मातृ कोशिका बना दिए हैं। खत्म करें। अब लघु बीजाणु मातृ कोशिका करती क्या है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका करती यहाँ पे है अर्धसूत्री विभाजन। क्या करती है बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन करके बनाती क्या है लघु बीजाणु चतुष्क। क्या बनाती है लघु बीजाणु चतुष्क। और इन्हीं लघु बीजाणु चतुष्कों में लघु बीजाणु क्या करते हैं निवास करते हैं, क्या करते हैं निवास करते हैं। बताओ खत्म करें। टॉपिक क्लियर हो कि नहीं हुआ, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो नहीं हुआ। चलो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। हमने फिगर आप 2 लोग देते रहिएगा, इसमें जो समझना है बताना। चलो फटाफट देखते हैं। हमने पहले क्या कहा, हमने कहा जब कोई पराग कोश के तटस्थ में, जब कोई पराग कोश विकास कर रहा होता है तो उसके भीतर उसका निर्माण विभाज्य ओत की कोशिकाओं से मिलकर हुआ होता है। अर्थात पराग कोश के भीतर विभाज्य ओत की कोशिकाएं एक समान रूप से फैली होती हैं, और उसके चारों तरफ एक कौन सा स्तर मिलता है एपिडर्मिस नामक का मिलता है स्तर, और एपिडर्मिस के नीचे मिलती कौन है हाइपोडर्मिस नामक स्तर मिलता है। अब वो क्या बोलेंगे कि जो हाइपोडर्मिस, सभी हाइपोडर्मिस में से कुछ हाइपोडर्मिस कोशिकाओं का आकार अन्य कोशिकाओं की तुलना में क्या होता है बड़ा, जिससे उन्हें हम कहते क्या हैं प्रपस कोशिका। इससे उन्हें हम क्या कहते क्या हैं प्रपस कोशिका। ये बनती कहाँ है चारों कोनों पे, ये कहाँ बनती है चारों कोनों पे। अब प्रपस कोशिका जो होती है पैराइटल सेल जो होता है वो आगे चलकर करती क्या है समसूत्री विभाजन का करेगी समसूत्री विभाजन। और यह समसूत्री विभाजन करके कितना 2 प्रकार की कोशिकाओं का करती का निर्माण करती है। एक बनाती है अंदर की तरफ जिसका नाम क्या होता है पीपीसी, और एक बनाती है बाहर की तरफ जिसका नाम क्या होता है पीएससी। जो पीपीसी होती है वह आगे चलकर करती का है या तो करेगी विभाजन, या विभाजन करेगी ही नहीं। और यदि इसमें होता है कि विभाजन तो वह 3 से लेकर 5 स्तरों करती का निर्माण करती है। और ये स्तर पराग कोश की भित्तिका, पराग कोश की दीवारों का करते का निर्माण करते हैं। इसमें पहला स्तर बने कौन सा अंतःस्थितियम, कितना संख्या 1, दूसरा स्तर मध्य स्तर बोलते क्या मिडिल लेयर संख्या कितनी 1 से 3, और तीसरा कौन सा टेपिटम संख्या कितनी 1। ये खत्म करें पीपीसी। अब कौन आओगा पीएससी। तो जो होता है कौन सा प्राइमरी स्पोजिनस सेल, ये आगे चलकर करती क्या है समसूत्री विभाजन का करेगी समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन करके बनाती क्या है, समसूत्री विभाजन करके बनाती क्या है, ये बनाती है क्या लघु बीजाणु मातृ कोशिका। लघु बीजाणु मातृ कोशिका क्लियर है। और लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं जो होती हैं वह रहती कहाँ है लघु बीजाणु धानियों में। जो बनी है ना 4 ये क्या है लघु बीजाणु धानियाँ, लघु बीजाणु धानियाँ क्लियर है। तो लघु बीजाणु चतुष्क, तो लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं कहाँ रहती हैं लघु बीजाणु धानियों में। अब लघु जो कौन है लघु बीजाणु मातृ कोशिका है वो आगे चलकर क्या बनाएगा, क्या करती है अर्धसूत्री विभाजन का करेगी अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन करके बनाती है लघु बीजाणु चतुष्क का बनाएगी लघु बीजाणु चतुष्क। और इन्हीं लघु बीजाणु चतुष्कों में क्या रहेंगी लघु बीजाणु
क्या रहते हैं? लघु बीजाणु। अब यहाँ वर्ड आया कि लघु बीजाणु धानियाँ कितनी बनेगी? 4। 1 2 3 4 खत्म करें। तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कि परागकोश की अंगसंरचना कैसे होती है, या किसी परागकोश में हम किसको, परागकणों को या लघु बीजाणुओं को कैसे उत्पन्न करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर बढ़िया तरीके से क्लियर आया होगा, हमारा दावा है कि अगर आप लोग सही से बैठे होंगे और सही से लेक्चर देखे होंगे, पूरा स्किप ना किए होंगे, तो ये आपको जो टॉपिक है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। अगर क्रिस्टल क्लियर हो गया है तो उसमें लिख दीजिएगा कि सर क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए ऐसे आप लोग पढ़ते रहिए। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, तो आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए जिससे हमें पता लग जाए कि आप लोग पढ़े हैं, पूरा लेक्चर के किए हैं, पढ़े हैं। तो चलिए ऐसे पढ़ते रहिए। तो नमस्कार।